हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन योर फेवरेट चैनल अपना इंजीनियरिंग वाला आईपीयू। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट नंबर 4 के देखेंगे। सिर्फ यूनिट नंबर 3 के नहीं देखेंगे। यूनिट नंबर 3 पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। यूनिट नंबर 4 में भी जो है थोड़े से ही बता पाऊंगा मैं। क्यों भैया? क्योंकि यार देखो, यूनिट नंबर 1 2 में तो मैंने बता दिए थे, वहीं से क्वेश्चन आए थे। बट यूनिट नंबर 3 में और यूनिट नंबर 4 के अंदर जो है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, बिकॉज ये यूनिट जो है इतने ज़्यादा वास्ट नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ट्रांसफॉर्मर्स है। अब इसमें 1 फेज़ में, 2 फेज़ में, 3 फेज़ में वो भेदभाव नहीं करेगा। 1 फेज़ में और 3 फेज़ में, मतलब 1 फेज़ ट्रांसफॉर्मर हो गया, 3 फेज़ ट्रांसफॉर्मर हो गया, इसमें भेदभाव नहीं करते। बट फिर भी आज सिर्फ यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा मैं तो आपको। मतलब पहले वो वाले करने की कोशिश करना, उसके बाद ही जो है कोई और टॉपिक कुछ उठाना। बट मतलब जैसे कि मैंने बताया, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में तो बहुत मैंने सही से बता दिए थे। बट यूनिट नंबर 3 इलेक्ट्रिकल साइंस और 4 इलेक्ट्रिकल साइंस थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और करिए, मैंने नंबर 3 का वन शॉट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे आ जाएगा, तो वो देख सकते हो आप। इस सब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल साइंस में मैंने ये आखिर मतलब एक्स्ट्रा कर दी कि एक यूनिट नंबर 3 का वन शॉट, जो हमारी सीरीज़ चल ही रही है फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपके लिए, तो वो आप देख सकते हो। बाकी श्यामल सर ने पढ़ा रखा है वहाँ पे, 4 बार गेट क्लियर कर रखा है, तो ज़रूर से देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल से मैच चल रही है, लाइक ज़रूर से कर देना। और इसके अलावा नोट्स प्रीवियस ईयर पेपर तो पक्का देखना यार, इस सेशन के बाद भी तुमको उससे आइडिया लग जाएगा। तो वो ऐप पे डल रखे हैं पिछले 4 से 5 साल के। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 4 के बताऊंगा सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। 2 ही टॉपिक बता रहा हूँ या 3 ही टॉपिक बता रहा हूँ सिर्फ। उसके बाद मतलब तुम सारे कर लेना, बट पहले ये कर लेना। पहला इस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अच्छे से करना, हर चीज़ करना उसकी, उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेना, कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी कर लेना, ठीक है। जितने न्यूमेरिकल्स हैं और जितनी कंस्ट्रक्शन वर्किंग तुम्हारे को देखिए, सब कर लो। सिंगल फेज़ की आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी सी, ठीक है। तो पहले कोशिश करना ये करना। इसके बाद तुम उठा लेना एक एक टॉपिक और है, अट्रैक्शन टाइप और रिपल्शन टाइप, वो भी उठा के देख लेना, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो थोड़ा सा ये एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना, बस यही 2 टॉपिक हैं। और मतलब बेसिकली इसके अंदर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं थे, ये तुम्हारे को पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया आप वीडियो क्यों बना रहे हो? ये क्योंकि बच्चे फिर बोलते हैं भैया एक बार वीडियो बना दो, इसलिए मैं बना रहा हूँ। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 का वन शॉट पूरा कंप्लीट वो डाल रखा है, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी, वो देख लो जाकर। हाय, मैं श्यामल। अभी का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ठीक है। जो यूनिट इलेक्ट्रिकल साइंस का यूनिट 3 का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग 3 टाइप का मशीन्स देखेंगे। डीसी मशीन्स देखेंगे, है ना। उसके बाद एसी मशीन्स देखेंगे। एसी मशीन्स में 2 टाइप के मशीन्स होता है, सिंक्रोनस एंड एक इंडक्शन मशीन्स, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 3 का है। तो ये यूनिट 3 में एक्चुअली टोटल आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स का टोटल पार्टी दिया गया, मतलब ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं यहाँ पे उठाया हूँ। एंड मैं पूरा आपको सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के मैं उसको नोट्स बनाया हूँ। नोट्स लगभग बहुत बढ़िया ही है। लगभग क्वेश्चन आपको टच कर जाएगा इसी में, ठीक है। लेकिन ये जो मेरा वीडियो बनेगा ये शॉर्ट या रिवीजन नोट्स टाइप का बनेगा। मतलब मेरे को 1 घंटा में इसको, 1 या 1.5 घंटा में मेरे को इसको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट शॉर्ट बताते जाऊँगा, मतलब ओवरव्यू सिंपल बताते जाऊँगा। मैं डीपली नहीं जा पाऊँगा, अगले सब्जेक्ट इसमें ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है यार। इसका ऑलरेडी मैं लेक्चर बना चुका हूँ, जो आई थिंक 5 या 6 लेक्चर टोटल पार्ट को मैं बनाया हूँ, ठीक है। अगर आपको पूरा बढ़िया से पढ़नी है तो मेरा पूरा लेक्चर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखता हूँ। पहला जो टॉपिक आता है वो डीसी मशीन से आता है, ठीक है। देखिए डीसी मशीन में हम लोग दो मशीन पढ़ेंगे। क्या मशीन पढ़ेंगे? एक डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, एक डीसी मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। एक डीसी जनरेटर पढ़ेंगे, एक डीसी मोटर पढ़ेंगे, ठीक है। जनरेटर होता क्या है? जनरेटर होता है मैकेनिकल एनर्जी। जनरेटर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो जनरेटर में होता क्या है? जनरेटर में जैसे जनरेटर हम लोग देखें ना, जनरेटर इस तरह पर रहता है, उसमें एक शाफ्ट रहता है। शाफ्ट को हम लोग को घुमाते हैं, उसको हम लोग घुमाते हैं। जब ये घूमता है, रोटेट करती है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन है इसमें आर्मेचर वगैरह होता है, इसको, है ना, इंटरनल वाइंडिंग जो भी होता है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके लास्ट में हमको इलेक्ट्रिकल वोल्ट या इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करते हैं, ठीक है। ये हुआ डीसी जनरेटर का मतलब जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है।
किससे करती है कि मैकेनिकल एनर्जी से करती है, ठीक है। मोटर क्या होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेती है, वो 3 फेज से मतलब जो भी हो सप्लाई से वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेती है। एंड सप्लाई लेने के बाद वो जो भी उसके सफ्ट कनेक्टेड रहता है, सफ्ट बोलते हैं इसको, हाँ, तो वो इलेक्ट्रिकल लेके उसको मशीन्स को रोटेट करता है, मशीन्स को सफ्ट जो होता रहता है उसको रोटेट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको डीसी मोटर कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन जो है ना, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर लगभग सबका सेम है, दोनों एकदम पूरा इक्वल है, खाली डिपेंड करती है कि उसमें हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं। अगर इनपुट हम लोग उसमें पावर देते हैं तो मोटर बन जाएगा, अगर उसमें हम इनपुट हम अगर मैकेनिकल ये देते एनर्जी देते हैं तो वो जनरेटर बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये इसका ओवर व्यू है, ये एरियल व्यू है इसका एरियल व्यू है आपका डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, डीसी मशीन्स का, मोटर एंड मशीन्स दोनों रहेगा इसमें, मोटर एंड जनरेटर दोनों रहेगा, डीसी मशीन्स का ये ओवरव्यू है, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या होता है, एक ये चीज़ जो होता है ये आर्मेचर होता है, ठीक है, एक आर्मेचर होता है, उसको एक आर्मेचर होता है ना, आर्मेचर रोटेट करता है, डीसी मशीन से जो आर्मेचर होता है वो रोटेट करती है। इसमें पोल्स रहता है, जो इसमें देखिए ये ओवरव्यू, ये टॉप व्यू में दिखाया गया, ये आर्मेचर है, ये रोटेट करते हैं, रोटेटिंग पार्ट जो होता है डीसी मशीन्स का वो आर्मेचर, उसमें आर्मेचर होती है, और जो स्टेशनरी पार्ट होता है डीसी मशीन्स का उसमें पोल्स होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये हुआ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। रोटेटिंग डीसी मशीन्स का रोटेटिंग पार्ट जो होती है वो आर्मेचर जो होती है वो रोटेटिंग पार्ट होती है, और जो स्टेटर होती है, स्टेटर पार्ट होती है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उसमें पोल्स होती है, ठीक है। चलिए प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन्स, डीसी जनरेटर, प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए ये हम लोग 10th 12th में पढ़ चुका हूँ, ये हुआ इसका डायनामो, हम लोग जनरली जानते थे इसको, ठीक है। ये दो पोल लेके दिखाया गया, ये दो पोल्स है, ठीक है। और इसमें एक ये आर्मेचर है, तो इसको टॉप व्यू लिया गया है ना, आर्मेचर मतलब ड्राम टाइप का है, सिलिंड्रिकल शेप होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंडक्टर रहता है, तो क्या होता है कि ये कंडक्टर है, तो ये कौन से प्रिंसिपल में काम करता है, ये फ्राइडल ऑफ में काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ना। तो इसमें होता क्या है कि बोलता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर अगर रोटेट करता है, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी ना, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर उसको क्लोज पाथ मिलती है तो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यही इसका बेसिक ऑपरेशन ऑफ डीसी मशीन, डीसी जनरेटर का। देखिए ये डीसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये डीसी जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडेज लॉ of electromagnetic induction, which stated that when a moving or rotating conductor is placed in a magnetic field, an EMF is induced on the conductor। एक EMF induced होगा किसमें, कंडक्टर में, है ना। if the conductor is guided with the closed path, अगर कंडक्टर क्लोज पाथ में, जैसे ये क्लोज पाथ है, अगर कंडक्टर क्लोज पाथ में गाइडेड है और कनेक्टेड है, देन ए करंट इज सर्कुलेटिंग थ्रू द क्लोज पाथ, एक करंट सर्कुलेट होगा इस क्लोज पाथ में, है ना, जिससे हम लोग आउटपुट ले लेंगे, इससे हम लोग आउटपुट ले लूँगा, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विल बी डिसाइडेड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल डायरेक्शन बताता है कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये इसका और सिंपल व्यू है, ये इसका सिंपल व्यू है, ठीक है, ये इसका सिंपल व्यू है। तो ये बेसिक ऑपरेशन ऑफ जनरेटर था, बेसिक ऑपरेशन ऑफ मोटर्स हुआ, है ना। तो मोटर्स जस्ट उसका ऑपोजिट है, सेम यही वाला डायग्राम होगा, यही वाला डायग्राम। उसमें क्या है, उसमें मैकेनिकल देते हैं। ये मोटर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग सप्लाई देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन सा प्रिंसिपल पे, ये डीसी मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल लॉरेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, व्हिच स्टेट दैट व्हेन ए करंट करिंग कंडक्टर, जब एक करंट करिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई करंट इसमें अगर इस कंडक्टर में अगर करंट हम दे देते हैं, अगर कोई करंट करिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, inside a magnetic field, then that conductor experience a force, तब जो कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स दैट इज एन F इज इक्वल टू BIL, है ना। बी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई होता है करंट एंड एल होता है एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। ड्यू टू दिस फोर्स, है ना, एक फोर्स उसमें एक्सपीरियंस होता है, ड्यू टू दिस फोर्स
ये टॉर्क इज जनरेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर एंड ए कंडक्टर स्टार्ट टू मूव और रोटेट। क्या होता है कि ये करंट इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसमें करंट ऑलरेडी हम लोग बाहर से करंट देते हैं, क्योंकि मोटर है, बाहर से करंट देते हैं तो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है। वो क्या है, एक मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में वो है, इनसाइड में है। तो क्या करें, उसमें एक टॉर्क, उसमें एक फोर्स एक्सप्रेस होगा, उसको कंडक्टर में एक फोर्स एक्सप्रेस होगा, जिसके चलते एक टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करेगा, उसको रोटेट करने में मजबूर करेगा, ठीक है। इस प्रिंसिपल से जो मोटर है, मोटर रोटेट करती है, ठीक है। जो फोर्स लगेगा उसका क्या होता है, F=BIL, ठीक है, न्यूटन। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिसाइडेड बाय द फ्लेम्स लेफ्ट हैंडर है ना, वहाँ पर राइट हैंड रूल था, यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक। देखिए ये है उसका सिंपल व्यू, ये है सिंपल व्यू। हम लोग वोल्टेज देते हैं तो ये रोटेट करता है। चलिए इसमें देखिए एक EMF इक्वेशन था, जहाँ से क्वेश्चन आता है, एक EMF इक्वेशन था। EMF इक्वेशन में यहाँ पे ड्राइव किया हूँ, है ना। इसको बताना थोड़ा सा टाइप लग जाएगा, ये इसको ड्राइव करके अब मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कि ये EMF इक्वेशन आता फाइनली। ये EG एक EMF इक्वेशन है। अगर वो जनरेटर है, जनरेटर में EG=, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर मोटर होता है तो उस केस में EB आ जाता है, बैक EMF, EB बोलता है उसको, बैक EMF, ठीक है, बैक EMF, ठीक है। जब मोटर होगा तो उस केस में EB हो जाएगा, बैक EMF होगा। जब जनरेटर होगा उस केस में वो जनरेटेड EMF हो जाएगा, ठीक है। वो इसका फॉर्मूला होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसमें N क्या है, N का नंबर ऑफ रोटेशन, N होता है नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटर इन RPM। इन RPM में होता है, P होता है पोल्स ऑफ द मशीन्स, एंड 5 होता है फ्लैग्स ऑफ द मशीन्स, फ्लैग्स पर पोल, एंड Z होता है आपका कंडक्टर, ठीक है, एंड 60 ए होता है पथ, ये होता है पथ, ठीक है, ये होता है पथ, कंडक्टर का कितना पथ है। तो इसमें दो कंडीशन आता है, एक आता है लैप वाइंडिंग आता है, वो आर्मेचर दो टाइप का वाइंडिंग होता है, कि लैप वाइंडिंग होता है, कि वेव वाइंडिंग होता है। जब लैप वाइंडिंग होता है उस केस में ये जो होता है A=P होता है, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ = नंबर ऑफ पोल्स होता है, ठीक है। वेव वाइंडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ओनली 2 होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से ही आपका क्वेश्चन आता है, यही फॉर्मूला से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें P, Z एंड A, ये तीन जो चीज़ है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर गिवन मैसेज, कोई भी डीसी मैसेज के तीनों कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनली क्या हुआ, ये जो EMF हुआ, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, स्पीड एंड फ्लैक्स, ठीक है। स्पीड एंड फ्लैक्स हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी बेसिस पे जब हम लोग स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर पढ़ेंगे ना, इसी फार्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग, इसी फार्मूला से, मतलब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग स्पीड कंट्रोल को पढ़ाऊँगा, ठीक है। देखिए मैं बताया था, ये उसी जो फार्मूला में बताया, EMF फार्मूला है ना, उसी फार्मूला से ये वाला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में सब कुछ ये सब चीज़ दिया हुआ रहता है, डायरेक्टली फार्मूला में पुट किया था तो मेरे को EZ निकल गया है ना, वही निकालने के लिए करंट कैलकुलेट था जनरेटेड वोल्टेज, ठीक है। मेरे को ये वाला फार्मूला हुआ, इसमें सब चीज़ लगभग दिया हुआ है, ठीक है। सब चीज़ बैठा के मेरे को डायरेक्टली निकाल लेना है, ठीक है। उसी तरह से सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, उसी रिलेटेड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स को मैं बढ़िया से बताया हूँ, मैं अपना लेक्चर में जो पहले लेक्चर बनाया हो, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ DC मशीन्स एंड आर्मेचर, ठीक है, DC मशीन आर्मेचर। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये होता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ये एक फॉर्म हुआ, ये एक फॉर्म हुआ, ये सर्किट फॉर्म है, ये सर्किट फॉर्म है, ये हुआ ब्लॉक डायग्राम फॉर्म है, ये हुआ ब्लॉक डायग्राम। ये आर्मेचर होता है, ये आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर है, और करंट इसमें आता है। आर्मेचर के अंदर क्या क्या होता है, देखिए VB जो मैं बताया, VB वहाँ पे EB बताया, वही VB बैक EMF मोटर के केस में है, ठीक है ना, बैक EMF, ये बैक EMF है, ठीक है। नहीं सॉरी VB मतलब ब्रास में एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, ब्रास में एक वोल्टेज ड्रॉप होता है, वो VB हो गया, वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रास, है ना। ब्रास होता तो इसमें कनेक्टेड ब्रास होता है, जिसमें करंट हम लोग करते हैं, करंट ड्रॉ करते हैं मशीन से, उसमें ब्रश कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो VB जो हुआ ब्रास, वोल्टेज इन ब्रास हुआ, वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रास, मतलब ये कम रहता है, बहुत कम रहता है, 2 वोल्ट के आसपास रहता है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट। ये हुआ आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना,
आर्मेचर करंट, ईजी आर्मेचर जनरेटर वोल्टेज, ठीक है। ये हुआ टर्मिनल वोल्टेज, जी वो आपका टर्मिनल वोल्टेज है ना। ये जनरेटर केस में है, मोटर के केस में इस साइड से करंट आएगा और जनरेटर केस में करंट बाहर जाएगा, है। ये आपको याद रखना है, ये बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने का। जनरेटर केस में करंट आएगी और मोटर के जनरेटर केस में करंट बाहर जाएगी और मोटर के केस में करंट अंदर आएगी, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग KCL लगा देते हो, KVL लगाते हो, तो KVL ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा मोटर के जनरेटर के केस में, है। मोटर के केस में ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे जो पोर्शन आपका जो आया है प्रीवियस ईयर में लगभग इसी यहीं से आया है, ठीक है। द प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड मशीन सर्कुलेट करंट इन द फील्ड वाइंडिंग इज कॉल्ड एक्साइटेशन, ठीक है। द डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन मशीन क्लासिफाइड, हाँ। मशीन्स पे जो मशीन्स पे स्ट्रेस पे एक वाइंडिंग होता है ना, फील्ड वाइंडिंग जिसको मतलब, उसमें करंट जो पास होता है ना, फील्ड वाइंडिंग जो एनर्जाइज होता है उसको एक्साइटेशन बोलता है। डिपेंडिंग ऑन द एक्साइटेशन, है ना, मशीन्स को क्लासिफाइड किया गया एक सेपरेटली एक्साइटेशन डीसी मशीन्स, है ना। उसके बाद आता है सेल्फ एक्साइटेशन डीसी मशीन्स, है ना। इसमें आता है शंट सीरीज कंपाउंड में 2 आता है, ठीक है। कंपाउंड में 2 आता है, लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट, ठीक है। देखिए इस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन सही है। इसमें क्या है कि जो इसका फील्ड वाइंडिंग है, इसको अदर कुछ सेपरेटली कोई डीसी सप्लाई से इसको फील्ड को एनर्जाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेपरेटली डीसी एक्साइटेड डीसी मशीन, ठीक है। और ये हमारा हो गया, इधर हमारा हो गया। उसके बाद ये हो गया शॉर्ट शंट, ठीक है। ये वुंड मशीन्स हो गया। इसमें देखिए ये हमारा जनरेटर के केस में हो गया, है ना। ये मोटर के केस में हो गया, है ना। शंट वुंड मतलब इस शंट मशीन से ये वाला है, सेकंड वाला शंट वाला, फर्स्ट वाला सॉरी शंट वुंड, है ना। इसमें शंट मतलब होता है पैरेलल, है ना। शंट मतलब ये जो आर्मेचर है इसका पैरेलली एक फील्ड वाइंडिंग दिया जाता है, इसलिए इसको शंट कहा जाता है, ठीक है। अब जब सीरीज का बात आती है, सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में कनेक्ट आर्मेचर को जस्ट सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इसको सीरीज मशीन बोलता है, सीरीज डीसी मशीन। वुंड मतलब होता है वुंड मतलब बोल सकते हैं उसको कनेक्टिविटी, है ना। वुंड मतलब कनेक्टिविटी बोल सकते हो, ठीक है। ये हुआ लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट। ये हुआ शॉर्ट शंट में क्या है कि जो फील्ड वाइंडिंग जो है इस शॉर्ट में है, ठीक है। यहीं से कनेक्टेड है, फील्ड वाइंडिंग यहीं से कनेक्टेड है। अब लॉन्ग शंट में क्या होगा, जो फील्ड वाइंडिंग होगा वो बाहर से कनेक्टेड होगा, देखिए, ठीक है। ये हुआ लॉन्ग शंट, ये लॉन्ग शंट हो क्या कि यहाँ पे ओनली आर्मेचर को वो पैरेलली हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर दोनों का पैरेलली हो रहा है, उसको लॉन्ग शंट कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इसमें 2 टाइप का ऑटोमेशन आता है, देखिए 2 टाइप का, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फ्लैक्स, ठीक है। 2 फ्लैक्स है उसमें, है इसमें 2 फ्लैक्स है ना, मतलब 2 फील्ड है, एक सीरीज फील्ड है, एक शंट फील्ड है, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड जब सीरीज फील्ड एंड शंट फील्ड का दोनों का फ्लक्स ऐड होता है तो उस टाइम कम्युलेटिव कंपाउंड बोलता है, और जो दोनों डिफरेंस होता है, अपोज होता है, उस टाइम उसको डिफरेंशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है प्रीवियस का, 7 नंबर का है। इसी देखिए ये है हमारा ये डायग्राम, जो हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसी बेसिस पे पूरा न्यूमेरिकल, इसी बेसिस पे पूरा न्यूमेरिकल्स बना है, ठीक है। ये शंट मशीन बोला, शंट मोटर बोला, तुम शंट कर दिए, मोटर बोला तो करंट आ रही इंटरलेट, उसके बाद सब चीज़ दिया गया, सब चीज़ लगभग दिया गया है, ठीक है। ये सब चीज़ इसमें दिया गया है। जैसे में से करंट दिया है 20 एम्पेयर करंट आ रही है, ठीक है। शंट फील्ड वाइंडिंग दिया है 200 ओम्स, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट दे दिया, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर दे दिया 3.4 एम्पेयर, है ना। फाइंड द आर्मेचर करंट एंड बैक ईएमएफ, फाइंड द आर्मेचर करंट एंड बैक ईएमएफ। देखिए इसमें एक चीज़ नहीं बताया गया, इसमें नहीं बताया गया कि आपका ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना है। अगर नहीं बोलता है तो ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ये ब्रश होता है ना, इसको हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। अगर वो बोलता है तो उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इसी बेसिस पे मेरे को सब निकल जाएगा। ये करंट यहाँ से जा रही है, यहाँ से करंट मेरे को जा रही है, ठीक है। तो देखिए करंट जा रही है ना, तो अगर यहाँ से 20 एम्पेयर करंट जा रही है एंड
20 एम्पीयर करंट जा रही है, अगर 20 एम्पीयर करंट जा रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे 20 एम्पीयर करंट जा रही है, रेजिस्टेंस इतना है, रेजिस्टेंस और आर्मेचर 3 पॉइंट इतना है ना, आर दिया है। ईवी सबसे पहले हमको ईवी फाइंड करना पड़ेगा, हाँ सबसे पहले हमको ईवी फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो ईवी फाइंड करने के लिए ईवी जब मैं फाइंड किया तो ईवी आया मेरा आई थिंक 200 आया होगा, ठीक है। हाँ एक चीज़ इसमें गौर कीजिए सॉरी, इसमें एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें क्या है, इसमें जो ब्रास वोल्टेज वो नेग्लिजिबल होता है, कुछ बताया ना, इसलिए ईबी इज इक्वल टू यही वाला वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज ही हो जाएगा, ईबी इज इक्वल टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा, मतलब ये इसके अक्रॉस आर्मेचर के अक्रॉस जितना भी वोल्टेज मिल रहा है वो सेम इसका वोल्टेज इक्वल हो जाएगा। अगर इसमें ब्रास वोल्टेज कुछ बोलते तो उसमें हम लोग माइनस कर देते, ठीक है। तो ब्रास वोल्टेज कुछ भी नहीं बोला तो इतना ही वोल्टेज मेरा होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ का अक्रॉसली मेरे को वोल्टेज पता चल गया, ये मेरा रेजिस्टेंस है, तो इस ब्रांच के करंट मेरे को क्या होगा कि ई जितना भी वोल्टेज है डिवाइड बाई इसका रेजिस्टेंस, है ना, तो इसका करंट पता चला, इसका अगर करंट पता चल गया तो इसका भी करंट पता चल जाएगा, आई एल माइनस, है ना, आई एल माइनस आई एस एच, ठीक है। तो वन इतना आ गया 18.9 एम्पियर, ठीक है। तो ई बी इजिकल टू नहीं सॉरी, ई बी हुआ हमारा बैक ई, ठीक है। देखिए इसको जो मैं बनाया था ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो देखिएगा, मतलब प्रीवियस वीडियो अगर देखिएगा तो उसमें आपको बढ़िया से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ये मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा सा अटक रहा हूँ इसको। आपको क्वेश्चन मतलब इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा वो सर्किट डायग्राम देखना पड़ेगा, ये वाला एक इक्वेशन है, ये वाला एक इक्वेशन देखना पड़ेगा, है ना, तभी आप इसको सही से इसको पकड़ के बना सकते हो। और इसके लिए आपको मतलब इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अशफाक हसन एक अशफाक हुसैन किताब का नाम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल मशीन से, बहुत अच्छा किताब है, सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है किताब है ना, अशफाक हुसैन। तो उस किताब से मैंने सब न्यूमेरिकल्स में देखा था, उसी किताब में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत मतलब ये सब क्वेश्चन इजीली बना पाइएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, 7 नंबर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। मेरे को टर्मिनल वोल्टेज देखिए, ये जो शंट मशीन है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज जो है उस सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होना चाहिए, इसके अक्रॉस भी सेम वोल्टेज है, ठीक है। इसके अगर सेम वोल्टेज है तो मेरे को आई एस एच यहाँ से निकल गया, उसके बाद आई निकल गया, उसके बाद एक जो फॉर्मूला होता है ना, उसके बाद एक जो फॉर्मूला होता है ना, क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस तो कुछ तो ड्रॉप होगा भाई, है ना। तो उसके बाद जो एक फॉर्मूला में आगे में भी बताया था, भी माइनस आई आर ए माइनस ई वी इजिकल टू 0, जो मोटर के केस में होता था, ठीक है। उस इसी फॉर्मूला से मैं ई वी निकाल लिया, ठीक है। उसी तरह से और एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, उसी को लेके यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया गया है। न्यूमेरिकल्स थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा इसको पॉज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल्स ही है, मैं न्यूमेरिकल्स का अलग से एक वीडियो भी बनाया हूँ आई थिंक उसमें। चलिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन, ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। देखिए स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि मोटर में तो हम लोग दे देते पावर, है ना, तो मोटर तो रोटेट करना स्टार्ट हो जाता है, रोटेट तो स्टार्ट हो जाती है, बट उसको रोकना भी तो हमको चाहिए, इसलिए उसको कंट्रोल करना पड़ेगा स्पीड को, इसलिए स्पीड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हम लोग को आया, इसका स्पीड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हमको ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो स्पीड कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है, वो स्पीड कंट्रोल वो किस पे डिपेंड करता है, जैसे ई इजिकल में एक बताया था ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, इसमें सब डिपेंडेंट है, ये सब कांस्टेंट है, तो बच्चा क्या है ना, ई इजिकल के वाई कांस्टेंट हो गया कि एन फाई, मतलब जो एन फाई मतलब क्या है कि ई एम एफ जो है किस पे डिपेंडेंट, ई एम एफ इजिकल टू के एन फाई, है ना, ई एम एफ किससे डिपेंडेंट होगी, एन एंड फाई से। अब स्पीड यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, स्पीड इजिकल टू किस पे डिपेंडेंट होगी, स्पीड इजिकल टू एन इजिकल टू ई बाई के फाई, है, के तो कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंट किससे हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे हो गया, ईएमएफ से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे हो गया, फील्ड से, मतलब एन जो है डिपेंडेंट किससे, ईएमएफ से हो गया, ईएमएफ अगर मोटर है तो बैक ईएमएफ और वोल्टेज सप्लाई, जो भी बोलोगे वोल्टेज सप्लाई और बैक ईएमएफ, है ना, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है
एंड जो फ्लैक्स होता है, फ्लैक्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। देखिए स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर हर एक मोटर का अलग अलग होता है। डीसी शंट मोटर उसमें क्या क्या हो सकता है, एक आर्मेचर कंट्रोल में हो सकता है, ठीक है। एक आर्मेचर कंट्रोल होगा, एक फ्लक्स कंट्रोल हो सकता है, एक वोल्टेज कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला से पता चल रहा है वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। इसको देखिए, इसको बढ़िया से मैं देखूंगा ना यहाँ पे, एन इजिकल टू, है ना, ई इजिकल टू क्या होता है, वी माइनस आई आर ए होता ना, डिवाइड बाई के वाई, ठीक है। ई इजिकल टू होता है, अगर मोटर का केस देखो, मोटर इस तरह से रहता है, मोटर इस तरह से रहता है। अगर मैं ब्रास वोल्टेज अगर मैं ड्रॉप कर दूँ, ब्रास वोल्टेज अगर मैं ड्रॉप कर दूँ, ठीक है, मतलब नेग्लिजिबल मानो तो ई भी हुआ, यहाँ पे ई बी होता है ना, बैक ए में है ना, इसमें आर ए एक होता है, ठीक है। यहाँ पे वुंड मोटर मतलब शंट मोटर है, ठीक है। यहाँ आई एस एच आता है, यहाँ आई ए आता है ना, तो भी इजिकल टू आई ए, इधर से करंट आता तो आई आर ए भी माइनस आई आर ए, है ना, आई आर ए, तब वो हमारा ई भी निकल जाता है ना, तो ई भी की जगह ही बैठा दे के फाइव। तो यहाँ इसमें पूरा पता चल जाता है कि एक किससे डिपेंडेंट है, एक वोल्टेज से डिपेंडेंट है, ठीक है, उस किससे आर्मेचर रेजिस्टेंस से एक डिपेंडेंट है, और एक क्या है, फ्लैक्स से डिपेंडेंट है, एक फ्लैक्स से डिपेंडेंट है, एक दो तीन तीन चीज़ वेरिएबल होता है, करंट वेरिएबल नहीं हो सकता, एक दो तीन चीज़, ठीक है। तो ये तीन चीज़ से वो इसका वोल्टेज कांस्टेंट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोसेस हुआ, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। ये इसका प्रोसेस आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस को हम लोग खाली वेरी करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है उसको वेरी करते हैं, उस बेसिस पे एक स्पीड कंट्रोल आती है। उसका ड्रॉबैक एंड ये दोनों लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका ड्रॉबैक है एंड प्रोसीड्योर है। उसके बाद आपका आता है फील्ड कंट्रोल, है ना, फील्ड कंट्रोल। तो फील्ड कंट्रोल में ये जो फील्ड होता है ना, फील्ड को भी हम लोग कंट्रोल करते हैं, उससे क्या होता है, फ्लक्स कंट्रोल होती है, ठीक है। फ्लक्स कंट्रोल, अगर फ्लक्स घटती है तो स्पीड बढ़ेगी, और फ्लक्स बढ़ती है तो स्पीड घटती है, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है, इसको ड्रॉबैक है। डीसी शंट मोटर है ना, वोल्टेज फ्लक्स, ठीक। चलिए अब वोल्टेज कंट्रोल कोर्स में बताया था ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से अगर वोल्टेज को अप डाउन करेंगे तो स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। ये चीज़ पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका ड्रॉबैक भी लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट भी लिखा हुआ है। स्पीड कंट्रोल ऑफ सीरीज मोटर का अलग से स्पीड कंट्रोल होता है, ठीक है। अगले सीरीज, इसलिए अगले फील्ड जो होता है सीरीज में कनेक्टेड होता है। इसके क्या क्या होता है, इसमें एक्चुअली रिस्टोर्ड कंट्रोल एक होता है। रिस्टोर्ड मतलब आर्मेचर जो होता है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाया कमाया जाता है ना, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को बढ़ाया कमाया जाता है, वहाँ से भी एक होता है, ठीक है। और एक होता है फ्लक्स कंट्रोल होता है, ठीक है। एक फ्लक्स जो फील्ड सीरीज रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस है, उसमें एक फ्लक्स लगाया जाता है, ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपका आता है, देखिए अब तो डीसी मोटर मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। डीसी मोटर मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया। अब चल थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, ये एक डीसी मोटर एसी मोटर है, ये एक एसी मोटर है। इसमें क्या होता है, ये इसका कॉन्स्ट्रक्शन, इसमें जो आर्मेचर होता है, इसका फील्ड, ये जो आर्मेचर इसका जो होता है उसका स्टेशनरी होता है, आर्मेचर उसका स्टेशनरी होता है, और फील्ड जो पोल्स होता है वो रोटर में होता है, ठीक है। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस दैट कन्वर्ट थ्री फेज इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इनटू मैकेनिकल आउटपुट, है ना। इट आल्सो कॉल्ड एन एसिंक्रोनस मोटर सिंस इट रन विथ सिंक्रोनस स्पीड, ये सिंक्रोनस स्पीड cannot run with synchronous speed, ठीक है। इसको एसिंक्रोनस मशीन भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो मशीन है ये स्पीड में घूमता है, बट सिंक्रोनस स्पीड से लेस देन स्पीड में घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड अचीव कभी नहीं कर पाता, इसलिए इसको एसिंक्रोनस मशीन कहा जाता है, ठीक है। ये देखिए इसका टब भी हुआ, ये सब उसका एप्लीकेशन है। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, है। ये इसका टब व्यू है, ठीक है। स्टेटर होता है, ये रोटर होता है, रोटर में पोल्स बनता है, ठीक है। स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, स्टेटर में आर्मेचर रहता है। इसका 2 टाइप का रोटर होता है, एक होता है स्कूल का जो होता है, एक ऊंड रोटर होता है, ठीक है। एक स्कूल का जो होता है, एक ऊंड रोटर,
स्क्रू टच में कुछ नहीं होता, सिंपल एक मैकेनिकल मतलब सिंपल डायरेक्टली ही बनाया जाता है, डायरेक्टली एक ही बॉडी का रहता है, एक ही कनेक्टिविटी रहता है इसका, है ना। स्क्रू टच इसका अलग से कुछ कुछ बेनिफिट्स है, इसका एडवांटेज है, ठीक है। इस कुछ कुछ अलग अलग मशीन पे अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ये ऊन रोटर और स्लिपिंग रोटर बोलते हैं इसको, स्लिप रिंग रोटर, इसमें स्लिप रिंग्स लगाया जाता है, ठीक है, इसमें स्लिप रिंग्स लगाया जाता है, ठीक है। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। चलिए मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं कुछ बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये क्या है, ये रोटर नीचे है, ठीक है, इसको मैं समझाने का कोशिश करूँ, थोड़ा समझिएगा। ये हमारा स्टार्टर हुआ, ये मेरा रोटर हुआ, ठीक है, ये रोटर अंदर है और ये बाहर स्टार्टर हुआ। स्टार्टर में हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं, स्टार्टर में जैसे 3 फेज सप्लाई देते हैं, इसमें एक स्टार्टर वाइंडिंग होता है, रोटर में भी एक रोटर वाइंडिंग होता है, ठीक है, स्टार्टर में एक वाइंडिंग होता है। जब मैं बैलेंस 3 फेज सप्लाई दिया, इसमें बैलेंस 3 फेज सप्लाई दिया जाता है, तो क्या होता है, इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कभी कभार पूछा जाता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है, इसलिए होता है कि बैलेंस 3 फेज सप्लाई मैं दे रहा हूँ। जब मैं बैलेंस 3 फेज सप्लाई दूंगा तो बैलेंस 3 फेज जो होता है वो इतना हो 120 डिग्री पे वो तीनों फेज आर वाई बी जो होता है 120 डिग्री पे वो डिस्प्लेसमेंट में रहते हैं, जिसके कारण वो रोटेट करने लगता है, जिसके कारण वो रोटेट करते हैं। इसलिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते, रोटेट करता है। कौन सा स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड भी रोटेट करने लगता है, सिंक्रोनस स्पीड भी रोटेट करने लगे, एनएस स्पीड में रोटेट करने लगते हैं, ठीक है, एनएस स्पीड में रोटेट करने लग रहा है। उसके बाद क्या होता है कि वो जब रोटेट करता है तो ये कंडक्टर है, इसमें ये जो रोटर है, रोटर में कंडक्टर रहता है ना, कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड है, तो कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके चलते करंट, जब शॉर्ट सर्किट तो करंट फ्लो होता है ना, करंट होता है। जब उसमें करंट फ्लो होती है कंडक्टर में, तो आपस में उसमें भी एक उसमें एक एमएमएफ प्रोड्यूस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी एक प्रोड्यूस हो जाता है, जिसके चलते क्या कहते हैं, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्राई करता है कि जो अगले वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको पकड़ने के लिए, जिसके चलते ये रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। ये इसका फंडा है, सिंपल फंडा यही है, मैं यहाँ पढ़ के बता देता हूँ। व्हेन द स्टार्टर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ए बैलेंस 3 फेज सप्लाई, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विद रोटेट अराउंड द स्टार्टर विद सिंक्रोनस स्पीड में बताया। यहाँ पे एक सिंक्रोनस स्पीड में एनएस स्पीड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। द आरएमएफ पास्ड थ्रू द एयर गैप एंड कट द रोटेट कंडक्टर which are stationary at starting point। स्टार्टिंग पॉइंट में रोटर मेरा स्टेशनरी था, इसका आर्मेचर में जो कंडक्टर है उसको कट करिए ना। ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन आरएमएफ एंड द स्टेशनरी रोटर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर सिंस द रोटर सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, ए करंट स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द रोटर, है ना। मैं बोला कि जब ये शॉर्ट सर्किटेड है इसलिए करंट रोटर का कंडक्टर में फ्लो करने लगता है। नाउ द करंट कैरिंग रोटर कंडक्टर आर इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्रिएटेड बाय स्टार्टर, है ना। एज ए रिजल्ट दिस मैग्नेटिक फोर्स एक्ट टू द रोटर होता है ना, जैसे उसमें मोटर का क्या करता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, मोटर डीसी मोटर में हम लोग क्या देखते थे कि करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में था, किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग किसी के मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रहती है, तो उस कंडक्टर में एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जो फोर्स जिसके चलते उसमें एक टॉर्क लगता है, वो टॉर्क क्या करना चाहता है कि उसको रोटेट करने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए जो कंडक्टर है रोटेट करता है। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर पर रहता है तो उसमें लॉरेंस लॉ का अकॉर्डिंग टू लॉरेंस लॉ, ठीक है ना, वो रोटर जो होता है, मतलब वो जो कंडक्टर होता है उसमें एक फोर्स होता है, उसमें एक टॉर्क लगता है, फोर्स के चलते एक टॉर्क लगता है, जो उसके चलते वो रोटेट करने में मजबूर होता है, उसी बेसिस पे रोटेट करता है, ठीक है। EMF induced in the rotor conductor since the rotor circuit cut the circuit, they start flowing into the conductor, ठीक है। Now the current carrying conductor, है ना, are in magnetic field created by the stator as a result of this mechanical force act on the rotor, ठीक है। एक मैकेनिकल फोर्स रोटर में लगने लगेगा। The sum of the mechanical force on all the rotor conductor produced a torque which try to move the rotor same direction of the as the EMF RMF, जो RMF जो रोटेट करता है उस डायरेक्शन में उसको भी रोटेट करने में मजबूर कर देता है। Hence the इंडक्शन मोटर स्टार्ट टू रोटेट, इसलिए इंडक्टर मोटर जो स्टार्ट अपने
रोटर स्टार्ट मतलब रोटेट करने में स्टार्ट हो जाता है, अपने ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाता है। इसलिए एज अबव डिस्कशन इट कैन बी सीन दैट द 3-फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, क्वेश्चन यही देता है, व्हाई 3-फेज में इंडक्शन मोटर इज सेल्फ इंडक्शन मोटर, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर क्यों है? जैसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है ना वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। ठीक है, बट 3-फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, उसमें जैसे करंट देता है वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। उसको पूरा ही कहानी बता दे, लिख देना है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्या है उसमें। ठीक है, हेंस द इंडक्टर स्टार्ट रोटेट फॉर द अबव डिस्कशन। ठीक है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर द 3-फेज स्टार्टर मोटर स्टार्ट एक्सलेट टिल द स्पीड रीच टू द स्पीड जस्ट बिलो द सिंक्रोनस स्पीड। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता है, ये तो एनआर स्पीड में रोटेट करने लगा है ना, तो एनआर स्पीड में रोटेट करने लगा, ये तब तक ये अपना एक्सलेट कर, तब तक ये स्पीड अपना बढ़ाते जाएगा जब तक ना इसका नियरेस्ट में पहुंच जाएगा, एनएस के नियरेस्ट में पहुंच जाएगा। मतलब मान लो एनएस मेरा 1500 आरपीएम में है। ठीक है, ये पहुंच जाएगा मेरा 1460 आरपीएम। ठीक है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, ये इक्वल नहीं हो सकता। अगर इक्वल हो जाएगा मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा, जिसके चलते क्या हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा वो। मतलब वो अब फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड या इसमें करंट जो फ्लो होता था, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या रिलेटिव कुछ रहेगा नहीं है ना, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। इसलिए वो अटेंड कर ही नहीं सकता। रोटर का स्पीड जो है मैक्सिमम स्पीड जो होगा वो लेस देन एनएस स्पीड होगा। ठीक है, ये था हमारे इंडक्शन मशीन का ऑपरेशन। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट आया स्लिप रिंग, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया स्लिप रिंग। ठीक है, उसको हम लोग स्लिप स्पीड कहते हैं। ठीक है, ये इसको फॉर्मूला आता है स्लिप स्पीड, उस है ना, एनएस माइनस एनआर। ठीक है, आर पर यूनिट स्लिप जिसको हम लोग एस कहते हैं, एस इजिकल ये वाला फॉर्मूला आता है, इससे क्वेश्चन आता है, इससे बहुत क्वेश्चन, एस इजिकल टू एनएस माइनस एनआर डिवाइड बाई एनएस। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। एनएस क्या होता है? सिंक्रोनस स्पीड ऑफ द स्टेटर फील्ड, एंड एनआर इज स्पीड ऑफ द रोटर और स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर। ठीक है, नाउ frequency of rotor voltage and current, frequency of rotor voltage and current। देखिए इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्लिप रिंग का एक कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसा आ गया है ना। तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी होता है, एक स्टेटर का अलग फ्रीक्वेंसी, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी वही होगा जो हमारा सप्लाई देता है, मतलब 60 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ये हमारा जो इलेक्ट्रिक सप्लाई देता है उसका जो भी होता है ये फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी हमारा स्टेटर में, मतलब स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड का ये होता है हमारा मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन रोटर मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अलग होता है, वो अलग होता है। ठीक है वो होता है उसमें एफ आर जो होता है, एफ आर इजिकल हो जाता है, ये वाला लास्ट में फॉर्मूला आता है, एफ आर इजिकल होता है एस इंटू एफ एस, एफ इंटू एस इंटू मतलब एस होता है हमारा स्लिप होता है, स्लिपिंग है ना, परसेंट पर यूनिट स्लिप। ठीक है, पर यूनिट स्लिप होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, एन एस बाई एन आर। उसका देखें ना, एन एस क्या था उसका, एन एस माइनस एन आर डिवाइड बाई एन एस इजिकल टू एस है ना। यहाँ से हम लोग एस निकाल लेंगे, उसके बाद उसको जो गिवन फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग स्पीड उसका ई मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी अलग होता है। ठीक, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आया है, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस फार्मूला से बेस्ट है, इस फार्मूला देखिए, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 120 एफ बाई पी, एन एस का फार्मूला तो 120 एफ बाई पी है ना, अगर एफ इज हो जाएगा पी एन एस बाई 120। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन उसी बेसिस पे, इसी फार्मूला के बेसिस पे। ठीक है, देखिए ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, जब को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए उसी फार्मूला से स्पीड ऑफ द रोटर विद रिस्पेक्ट टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या गिवन दिया है, पोल्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है एंड एस दिया है 0 पॉइंट इतना। ठीक है, अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी दे दिया, अब एन एस मेरा क्या आ जाएगा 120 एफ बाई पी, तो एन एस मेरा निकल गया। ये बोल क्या रहा था, स्पीड ऑफ द रोटर विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर। ठीक है, स्टेटर का रिस्पेक्ट में मेरा रोटर का स्पीड क्या होगा, देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ, ये मेरा रोटर हुआ। ठीक है, ये मेरा रोटर हुआ, ये मेरा स्टेटर हुआ। ठीक है, ये रोटर मेरा रोटेट कर रहा है एन आर स्पीड में
और स्टेटर मेरा रोटेट नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है, बट मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो एमएमएफ फील्ड है, स्टेटर फील्ड है, वो रोटेट कर रहा है कितना, एनएस स्पीड में, एनएस स्पीड में वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बताता है स्पीड ऑफ द रोटर विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर। ये रोटर का स्पीड क्या है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, स्टेटर के रिस्पेक्ट में मेरा रोटर का स्पीड क्या है, तो एनआर स्पीड है ना, जो भी स्पीड में घूम रहा वही है, ये तो स्टेशनरी है, उससे अगर इसको देखेंगे तो जितना स्पीड में घूम रहा वही है एनआर स्पीड। ठीक है, तो एनआर स्पीड क्या होता है, एनआर का जो स्पीड होता है वो जो एस का एक फॉर्मूला होता है ना, उसी फार्मूला से निकाले थे, एनआर इजिकल टू 1 माइनस एस एन एस होगा, है ना, तो इससे मेरा आ जाएगा इतना, ये हो गया मेरा एनआर स्पीड। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर बता दिए, एफ आर इजिकल टू एस इंटू एफ एस, है ना, देखिए एस इंटू एफ एफ एस इंटू एफ बता दिए, है ना, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर आ गया। स्पीड, स्पीड ऑफ आर एम, क्या लिखा है इसमें, द स्पीड ऑफ द रोटर, रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द रोटर, वो तो जीरो होगा भाई, है ना, मेरा रोटर रोटेट कर रही है एनआर स्पीड भी, ठीक है, मेरा रोटर का मैग्नेटिक फील्ड भी एनआर स्पीड में रोटेट कर रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिस्पेक्टिव स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटर, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेटर। देखिए वो तो एन होगा, वो भी एन होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अगर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड दे देता, फील्ड स्टेटर फील्ड दे देता, उस केस में क्या होता, उस केस में क्या होता है कि एन एस स्पीड मैग्नेटिक फील्ड मेरा रोटर मैग्नेटिक फील्ड मेरा स्टेटर एम एम एफ, स्टेटर एम एम एफ इस स्पीड में घूम रही, और रोटर एम एम एफ इस स्पीड में घूम रहे मेरे एनआर स्पीड है ना, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव बता रहा, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव मतलब कितना होगा, एनआर जो भी आएगा है ना, कितना आएगा, आई थिंक वो 50 आएगा, वो 1000 था और ये 950 आएगा, तो 50, ये 50 विथ रिस्पेक्ट टू 50 आ रहे हैं आरपीएम होगा। ठीक, अगर क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड देता तो, ठीक, तो दिया नहीं ओनली रोटर मैग्नेटिक फील्ड, तो उतना ही होगा, इतना ही होगा, है ना। देखिए लास्ट में क्वेश्चन में खुद ही जोड़ दिया, द स्पीड ऑफ द रोटर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन रिस्पेक्ट टू स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इतना है 50 आरपीएम। ठीक है, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स है ना। ठीक है, स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर कहाँ यूज होता है, हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना। उसका दो मेथड्स होता है, इंपॉर्टेंस दो मेथड्स होता है, मेथड्स और दो तीन ठो है, लेकिन दो मेथड्स इंपॉर्टेंस है। ये क्या होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन करंट, रजिस्टर डेल्टा करंट, रजिस्टर डेल्टा स्टार्टिंग। ठीक, देखिए स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, स्टार्टिंग मतलब इसका जरूरत क्या पड़ा, मतलब होता है कि ना, जब भी एक इंडक्शन मोटर बहुत बड़ा मोटर होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ठीक है, उसमें इशू क्या होता है कि जब भी उसमें हम लोग करंट देता है तो वो एट ए टाइम ह्यूज करंट, वो हैवी करंट स्टार्टिंग करंट ले लेता है, हैवी स्टार्टिंग करंट ले लेता है। तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो अदर करंट, अदर डिवाइसेस, जो भी बल्ब वगैरह अदर डिवाइस जो कनेक्ट रहता है, तो उसका करंट कम हो जाता है, इसलिए वो ब्लिंकिंग करने लगता है। अगर कहीं बल्ब लगा है तो ब्लिंकिंग करेगा, अगर दूसरा कुछ मोटर लगा रहेगा तो उसमें करंट कम जाएगा, तो वो अपना ऑटोमेटिकली उसका उसमें प्रॉब्लम करेगा, फ्लैक्चुएट करेगा। ठीक है, टू प्रोवाइड द ओवरलोड और अंडरलोड वोल्टेज प्रोटेक्शन जो है उस सब में भी इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो इसलिए क्या किया है, इसलिए इसका मोटो क्या है कि ऐसा हम लोग स्टार्टिंग मेथड्स चूज करें जिससे क्या कि एट स्टार्टिंग टाइम में मेरा जो इंडक्शन मोटर है कम पावर का, मतलब कम करंट जो है, कम करंट ड्रॉ करे। ठीक है, कम करंट ड्रॉ करे। तो उसके लिए देखिए 3-4 मेथड्स है, इसमें से मेरा जो इंपॉर्टेंस दो मेथड्स में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ, दो इंपॉर्टेंट मेथड जनरली आपका सिलेबस में जनरली ये दो ही आई थिंक ये किया गया है ना, एक्सप्लेन किया है, दो ही था आई थिंक, है ना। तो एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग करंट होता है, डॉल बोलता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, है ना। इसका क्या मतलब, डायरेक्टली हम लोग उसमें पावर दे देते हैं, इंडक्शन मोटर में डायरेक्ट पावर दे देते हैं। ठीक है, तो उसमें इशू का ड्रॉबैक क्या होता है, दिस मेथड यूज इसको वोल्टेज मोटर एज द सम सजेशन द इंडक्शन मोटर स्टार्टेड करंट directly through the series power. In this method, the motor draw a high starting current, 7 times of the rated current, है ना, और लो पावर फैक्टर जो बेनिफिशियल नहीं है ना, जो डिसएडवांटेज है। Therefore, dual starting method not suitable for large motor के लिए ये
सूटेबल नहीं है, ठीक है। सूटेबल फॉर रिलैक्सड स्मॉल एकदम छोटा मशीन के लिए, ठीक है, ठीक है। उसी तरह से एक आया हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड, जो वो सब जगह यूज होता है। स्टार डेल्टा मेथड सब जगह यूज होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्या लगाया है इसमें कॉन्सेप्ट लगाया है कि जब स्टार कनेक्शन रहता है ना, उस टाइम करंट उसमें कम ड्रॉ करता है, और जब डेल्टा का रहता है तो, है ना, जब डेल्टा कनेक्शन रहता है उस टाइम करंट उसका जो एक एवरेज करंट होता है वो मतलब ड्रॉ करता है। तो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं। पहले एक अलग फॉर्म में एक कनेक्शन लेता है, करंट लेता है, फिर अलग फॉर्म में वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो देखिए, दिस मेथड इज यूज फॉर स्क्विरल केज रोटर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। इन दिस स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, द मोटर स्टार्ट इन द स्टार्टर एंड रन इन द डेल्टा, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम पे वो स्टार में रहेगा और रन करेगा डेल्टा में, है ना। स्टार्टिंग टाइम में वो स्टार में रहेगा, बाद में डेल्टा में कन्वर्ट। ये क्यों होगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा होगा कि जब स्टार्टिंग करंट जब इससे क्या फ़ायदा होगा, जब वो इसमें रहेगा, मतलब जो स्टार में रहेगा ड्यूरिंग स्टेट ऑफ करंट मोटर सफिशिएंट। देखा क्या लिखा है इसमें, हाँ, जब वो डेल्टा स्टार्टिंग विंडिंग कनेक्ट हुए चेंज एक चेंज ओवर रहता है ना, वो चेंज करता है, ठीक है। इसमें बोलता है जब वो ये रहेगा स्टार में रहेगा, जब वो स्टार में रहेगा उस टाइम उसको करंट कम करंट है ना, रिड्यूस्ड करंट स्टार्टिंग करंट बहुत कम लगेगा, 3 फेज स्टार्टिंग करंट बहुत कम लगेगा जब वो स्टार में रहेगा, ठीक है। इसलिए स्टार में वो कम करंट ले लिया, इसमें लिखा हुआ सब कुछ, ठीक है। उसके बाद जब स्पीड इसका लगभग 80% के आसपास हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उस स्विचों की चेंज ओवर स्विचों को डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, है। तब उसको फुल करंट, जो भी करंट चाहिए उसको फुल करंट मिलेगा। तो एट ए स्टार्टिंग टाइम स्टार कनेक्शन जब रहेगा उस टाइम में क्या होगा कि उसका स्टार्टिंग करंट बहुत ही कम लगेगा, है ना। तो हम लोग को फ़ायदा होगा, हम लोग को तो ही मोटिव था, जब स्टार्टिंग करंट होता है कम होना चाहिए, तो कम होने के लिए हमको पहले स्टार कनेक्शन में मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब वो 80% गेन कर जाएगा ऑटो सिस्टम रहता है, ऑटोमेटिक चेंज ओवर रहता है, ऑटोमेटिक वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डेल्टा में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपना जो भी करंट है वो एवरेज करंट लेना कर देता है, एवरेज करंट यूज लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह से इंडक्शन मोटर का डोल जो है डायरेक्ट डेल्टा डेल्टा स्टार्टिंग मेथड से काम करता है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा डीसी मशीन्स, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट में सिंक्रोनस मशीन्स को थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो, सिंक्रोनस मशीन है, इसमें एक सिंक्रोनस जनरेटर आता है, एक सिंक्रोनस मोटर आता है। सिंक्रोनस जनरेटर को अल्टरनेटर बोलते हैं, और सिंक्रोनस मोटर को हम लोग सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं ना। सिंक्रोनस जनरेटर को हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है उसको अल्टरनेटर क्यों कहा गया, क्या के लिए वो एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट वो प्रोड्यूस करता है ना। वो क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विथ ए कांस्टेंट स्पीड कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। एक कांस्टेंट सिंक्रोनस स्पीड से वो अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको अल्टरनेटर कहा जाता है, ठीक है। द टर्म अल्टरनेटर यूज फॉर सिंस इट प्रोड्यूस एसी पावर, एसी करंट प्रोड्यूस करने, अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करने के लिए उसको अल्टरनेटर कहा गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, देखिए उसको एक स्टेटर होता है ना, एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है ना। और इसमें क्या होता है, द रोटर ऑफ सिंक्रोनस मशीन्स रिक्वायर डीसी सप्लाई टू पोलराइज द स्टेटर पोल्स, ठीक है, स्टेटर पोल्स, ठीक है। स्टेटर होता है, स्टेटर एक पार्ट और अल्टरनेटर पार्ट आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में रहता है ना, रोटर में फील्ड वाइंडिंग रहता है, ठीक है। तो एक डीसी सप्लाई दिया जाता है, रोटर में एक डीसी सप्लाई दिया जाता है जो फील्ड वाइंडिंग के जो पोल्स है उसको एनर्जाइज करने के लिए, सेपरेटली एनर्जाइज करने के लिए, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे मैं नीचे बताऊँगा, ठीक है। उसको पहले चलिए, इसका दो टाइप का, इसका जो रोटर है, टाइप ऑफ रोटर, एक सिलिंड्रिकल रोटर होता है, एक साइलेंट पोल रोटर होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्पीड दोनों का यूज होता है, ठीक है। ये आई थिंक सिलिंड्रिकल जो होता है ये हाई स्पीड के लिए यूज होता है, ठीक है। सिलिंड्रिकल रोटर हाई स्पीड के लिए यूज होता है, साइलेंट पोल लो स्पीड के लिए यूज होता है, ठीक है। जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें जो अल्टरनेटर लगा है, जिससे हम लोग जनरेटर होता है, जिससे पावर जनरेट होता है, उसमें सिलिंड्रिकल रोटर यूज होता है।
और जो साइलेंट पोल्स होता है, मतलब जो हाइड्रल पावर प्लांट जो होता है, जहाँ पे हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें हमारा साइलेंट पावर पोल लगाया जाता है। ठीक है, साइलेंट पावर पोल इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एक क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टेशनरी आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड इन अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर में क्या है कि जो आर्मेचर होता है वो स्टेशनरी रहता है, और जो रोटर होता है वो रोटेटिंग होता है। तो आर्मेचर स्टेशनरी होता है, और रोटर में फील्ड लगाया जाता है, और रोटर में फील्ड लगाया जाता है, वो रोटेशनरी होता है। तो वही बोल रहा है कि फाई स्टेशनरी आर्मेचर इज स्टेशनरी एंड रोटर फील्ड इज रोटेटिंग इन अल्टरनेटर। ठीक है, अल्टरनेटर में फील्ड क्यों रोटेट करती है, और आर्मेचर क्यों स्टेशनरी रहता है ना, एक चीज़ है। क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन आता है। तो इसका देखिए, इसका एडवांटेज क्या क्या है, एक तो देखिए स्टेशनरी, मतलब अगर ई है स्टेशनरी, अगर मेरा आर्मेचर स्टेशनरी है, आर्मेचर में हमारा करंट प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, अगर स्टेशनरी हमारा आर्मेचर स्टेशनरी होती है तो उसमें करंट ड्रॉ करने में इजी होते हैं। ठीक, 6 टर्मिनल सेपरेटली विदाउट यूजिंग स्लिप ब्रासेस। ठीक है, आउटपुट करंट हम लोग डायरेक्टली वहीं से ले लें, आर्मेचर से ले लेते हैं, सिंस इट इज स्टेशनरी है ना, उसमें स्टेशनरी है, इसलिए इसमें आउटपुट करंट हम लोग वहीं से डायरेक्टली ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये रोटेट होता तो इसमें दिक्कत होता है, जैसे डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर में रोटेशन रहता है, तो उसमें स्लिप रिंग लगाना पड़ता था, ब्रास लगाना पड़ता था, है ना। बट इसमें आर्मेचर स्टेशनरी है तो उसमें करंट हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता। ठीक है, द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ द रोटेटिंग फील्ड alternator being stationary and are not subject to vibration and centrifugal force। ठीक है, सिंस वो अपना स्टेशनरी है, उसमें कोई भी सेंट्रिफुगल फोर्स वगैरह वाइब्रेशन नहीं होता। ठीक है, इजीली इंसुलेटेड हाई वोल्टेज फॉर व्हिच द अल्टरनेटर इज डिजाइंड। ठीक है, हाई वोल्टेज मतलब इंसुलेशन उसका रहता है, जो हाई वोल्टेज को भी एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आर्मेचर यूज्ड वाइंडिंग कैन बी ब्रेस्ड बेटर मैकेनिकल अगेंस्ट। उसमें मैकेनिकल देखो बहुत लार्ज होता, तो अल्टरनेटर बहुत लार्ज होता है, उसमें मैकेनिकल सपोर्ट भी मिलता है, इसलिए भी ये भी एक इम्पोर्टेंट उसका एडवांटेज है। ठीक है, फील्ड सप्रेस डायरेक्टली करंट थस ओनली 2 स्लिप रिंग्स आर रिक्वायर्ड। फील्ड जो एंडिंग होता है, ये जो फील्ड होता है, इसमें हमको एनर्जाइज करना पड़ता है, इसलिए इसमें करंट देना पड़ेगा। इसलिए सिंस एनर्जाइज करने के लिए डीसी सप्लाई लगता है, इसलिए 2 स्लिप रिंग देने से काम चल जाता है ना, वो भी एक ईजी है। अगर मान लो स्टेशनरी, अगर मान लो मेरा आर्मेचर अगर रोटेटिंग हो जाता है तो उसमें 3 फेज होता है। ठीक है, तो 3 फेज को मेरे को करंट निकालने के लिए मेरे को स्लिप रिंग का ज़रूरत पड़ता, जो एडवांटेज था। ठीक है, द वेट ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज ग्रेटर देन द वाइंडिंग ऑफ द रोटेटिंग फील्ड पोल्स, है ना। देयरफॉर रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर हैज स्मॉलर साइज एंड रोटेटिंग आर्मेचर कट। हाँ, आर्मेचर बहुत बड़ा होता है, अगर उसमें अगर रोटेटिंग कर देते तो उसमें बहुत सारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह लगता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो आर्मेचर, इसलिए पोल्स को छोटा करके हम लोग आर्मेचर को पूरा आर्मेचर मतलब पूरा मशीन को, अल्टरनेटर को छोटा साइज का बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से एडवांटेज है। कूलिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, कूलिंग के लिए भी बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, चेंज फील्ड कंपेरेटिव लाइट, हाई स्पीड भी रोटर जो वो हाई स्पीड से वो लाइटर होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता रोटर, इसलिए हाई स्पीड में भी रोटेट करने में पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 टाइप का मशीन्स पड़े, मतलब जो मशीन्स है सबका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो ये इसका डायग्राम हुआ, ये रोटर हुआ अंदर वाला, ये स्टेटर हुआ, ये रोटर हुआ, स्टेटर हुआ। हम लोग करते क्या है, सिंस इट इज जनरेटर है तो इसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट से इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, ये इसको रोटेट करते हैं। तो देखिए एक पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ता हूँ। एन अल्टरनेटिव और सिंक्रोनस जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। व्हेन द रोटर फील्ड वाइंडिंग इज of the alternator is excited from a DC excitation, the alternating NS and N polar developed on the rotor। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम लोग DC सप्लाई दे देते हैं तो इसमें
एन एस दो पोल है, इस दो पोल, एक दो तीन चार पोल का है ना, इसमें एन एस पोल अपना कॉन्स्ट्रक्ट कर ऑटोमेटिकली अपना एक पोल बना लेता है, ठीक है, पोल बना लेता है, ठीक है। एंड द रोटर वाइंडिंग ऑफ द अल्टरनेटर एक्साइटेड फ्रॉम डीसी सर्किट, डीसी एक्साइटेटर, द अल्टरनेटर एन एस पोल आर डेवलप्ड ऑन द रोटर, रोटर में एन एस पोल डेवलप्ड हो जाता है। व्हेन द रोटर इज रोटेड बाय ए प्राइम मूवर, जब रोटर को प्राइम मूवर रोटेट करता है, आर्मेचर कंडक्टर placed on the stator are cut by the magnetic field of the rotor poles, ठीक है। सिंस ये इसमें मैग्नेटिक, इसमें चार्ज कर दिए तो इसमें पोल्स बन गए, पोल्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपना प्रोड्यूस करने लगा, मतलब ऐसा निकल को एन में जाने लगा, ठीक है। जब ये रोटेट करने लगा, जब हम लोग प्राइम मूवर से मैकेनिकल सपोर्ट से इसको रोटेट करने लगते हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी, जो स्टेटर है, स्टेटर का जो कंडक्टर है उसको कट करने लगा। जब भी कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करती है एंड एक ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होते हैं, जो अल्टरनेटिंग इन नेचर है, ठीक है। आर्मेचर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जो अल्टरनेटिंग इन नेचर होता है, ठीक। दिस ईएमएफ अल्टरनेटिंग बिकॉज एनएस पोल ऑफ द रोटर पास आर्मेचर कंडक्टर अल्टरनेटिवली, है ना। इसलिए इस कंडक्टर में पोल्स क्या है, अल्टरनेटिवली पर, एक बार एस पोल पार हो रही है, एक बार एन पोल पार हो रही है, इसलिए उसमें अल्टरनेटिव करंट ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं। द डायरेक्ट ईएमएफ generated by the Fleming's right hand rule, and the frequency of the given is f is equal to, वही जो फॉर्मूला में बताया, f is equal to NSP अपन 120, ठीक है। f is equal to NSP अपन 120, ये इसको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला से मतलब p उसका स्पीड कितना है रोटर का, प्राइम मूवर का, कितना पोल्स है, नंबर ऑफ पोल्स है, और डिवाइड बाई 120, इतना फ्रीक्वेंसी का वो अपना पोल जनरेट करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक, उस करंट का, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जनरेटिंग ईएमएफ वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द रोटर एंड डीसी एक्साइटेशन, ठीक है। जो स्पीड होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो डिपेंड किससे करता है ना, जो स्पीड होता है प्राइम मूवर का उस स्पीड से, एंड जो करंट सप्लाई देते हैं, डीसी करंट जो सप्लाई देता है एनर्जाइज करने के लिए पोल को, उससे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर द बैलेंस कंडीशन द जनरेटेड वोल्टेज each phase winding is the same but different in 120 इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बोला था ना इस तरह 3 फेज होता है, इसलिए 120 डिग्री में डिस्प्लेस्ड होता है, ठीक है। चलिए स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी इसमें क्या क्या रिलेशन है, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी क्या क्या रिलेशन, देखिए वो तो मैं बता ही दिया, 120 f/p है ना, इसको ड्राइव किया गया, ये एक्चुअली आपको क्वेश्चन में आता है, ये आपका क्वेश्चन में आता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी ना, तो इस तरह से उसको ड्राइव किया जाए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ समझा करने का टाइम नहीं होगा मेरे पास, ठीक है। तो लास्ट में आया ये f = 1p/ns डिवाइड बाई 120, ठीक है। ये आता है आपको ड्राइव करने के लिए, उसके बाद देखिए इसका जो क्वेश्चन आपका आता है ना, सिंक्रोनस मोशन से जो आपको क्वेश्चन एकदम सिंपल आता है। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आया, 7 नंबर क्या है, कुछ भी नहीं, इस फॉर्मूला से बनेगा। बोलता है कि व्हाई इज रोटेटिंग फील्ड इज यूज इन प्रेफरेंस टू द स्टेशनरी फील्ड। अच्छा, ये जो क्वेश्चन में ऊपर में बताया, व्हाई इज रोटेटिंग फील्ड सिस्टम इज यूज इन प्रेफरेंस टू ए स्टेशनरी फील्ड। बोलता है कि रोटेटिंग फील्ड में बताया ना, ये सिंक्रोनस मोशन जो है उसमें फील्ड को रोटेशन बनाया जाता है, इस आर्मेचर को स्टेशनरी रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, जो मैं एडवांटेज वहाँ पे बताया वो इसी चल के लगाया जाता है, ठीक है, उसी लिए रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 6 पोल अल्टरनेटिव जनरेटर रोटेट एट इतना आरपीएम है ना, पी दिया हुआ, एनएस दिया हुआ, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटर, तो पी एन एस और डिवाइड 120, ये दो तो दिया हुआ, तो फ्रीक्वेंसी इजीली निकल गई 50 हर्ट्ज, ठीक है। इतना छोटा छोटा क्वेश्चन उसमें रहता है। ये देखिए और छोटा है, देखिए डिस्कस, ये क्वेश्चन एक दिया है कि डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, वो तो मैं ऊपर में बता दिया है। ड्राइव द एक्सप्रेशन शोइंग इन द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन। और जो स्पीड फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो मैं ऊपर में जैसे बताया है वो ड्राइव करने बोल रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है ये वाटर ऑयल अल्टरनेटर है जितना पोल्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी इतना, अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ पोल्स दिया हुआ तो उसका स्पीड निकालने के लिए बोल रहा, तो स्पीड 120 f/p, ठीक है। तो यहाँ से उसका स्पीड निकल गया। तो ये था हमारा सिंक्रोनस मोशंस, ठीक है।
देखिए ये में हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट नोट्स था, रिवीजन नोट्स था। ठीक, इसको अगर डीपली आपको पढ़ना है तो मैं लेक्चर 6 लेक्चर में इसको कंप्लीट किया हूँ, 6 या 7 लेक्चर में। अब उसको बढ़िया से उसको देखिए कि उसको बहुत सारा नॉलेज आपको उसमें मिलेगा। मैं बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ उसमें। ठीक, चलिए वीडियो को मैं यहीं पे लेक्चर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। सिंस इट इज ए रिविज़न नोट्स है ना, इसलिए मैं इतना ही इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलता कभी और नेक्स्ट कोई एक लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।